अस्सलामुअलैकुम, यू आर वॉचिंग द सलीम बुखारी शो। दिस इज़ मी फ़िज़ा रियाज। आज के प्रोग्राम का आगाज़ वैसे तो रोज़ाना एक ही बात से हम आगाज़ करते थे कि पीपल्स पार्टी और PMLN का इत्तेहाद न जाने कब होगा, और एक ही किस्म की टॉपिक को मुख्तलिफ अल्फाज के तरीके से मैं पेश करती थी। बट फाइनली मेरे साथ साथ पूरी कौम की सुनी गई है कि इन दोनों में अब इत्तफाक़ राय तो हो गया है, लेकिन रात के अंधेरे में कहीं जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और उसके बाद जाकर बताया गया है जी अब हम इत्तफाक़ हो गया है। बट स्टिल पीपल्स पार्टी इज नॉट गोइंग टू टेक पार्ट इन द कैबिनेट में कोई भी वजारत नहीं होगी पीपल्स पार्टी के पास। अभी तक तो यही डिसाइड हुआ है म्यूचुअली, लेकिन आईनी ओहदे उनके पास होंगे। और शहबाज शरीफ साहब, कहाँ उन्होंने लाड़काना की सड़कों पर घुमाना था जरदारी साहब को, लेकिन वही वोट के जरिए अब जरदारी साहब को सदारत के ओहदे तक पहुंचा कर आएंगे। और यही बिलावल जो कि पंजाब में आकर बड़े खूब गरजते बरसते थे नून लीग पर, अब यही अपने वोट से शहबाज शरीफ को बनाने जा रहे हैं वजीर आजम। लेकिन मामला तय पा गया, मुझे एटलीस्ट इस बात की तो बहुत खुशी है। ऑन द अदर हैंड हम जो आगे डिस्कस करेंगे वो है सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई के हवाले से। वो जो एक साहब जिसका हमने कल भी जिक्र किया था, ब्रिगेडियर साहब, जो कि एक रेफरेंस अदालत में छोड़ गए थे दरख्वास्त के, कल अदम करार दे दिया जाए। खुद वो बैरून मुल्क चले गए हैं, अब उन पर फाइन हो गया है। अब चीफ जस्टिस इस बात को ऐसे आसानी से जाने नहीं देंगे। गजा की सूरत हाल पर लास्टी हम जरूर डिस्कशन करते हैं और वो करेंगे। फैसल वावड़ा साहब के बहुत आम रिमार्क्स हैं, उन पर भी डिस्कशन करेंगे। बट सबसे पहले मुबारक हो आपको, पूरी कौम को, कि रिश्ता तय हो गया है फाइनली। लड़का और लड़की दोनों तरफ से कोई दहेज के मामला थे जो अब मुकम्मल तौर पर तय पा गए हैं और अब रिश्ता हो गया फाइनली। तो अब जो शादी होने जा रही है, इस शादी में हमें क्या मिलेगा? देखिए, गुजारिश ये है कि रिश्ता तय होने की हद तक तो मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। जहेज में क्या आएगा और शराइत दीगर क्या है, जेब खर्च किसको मिलना है, किसने किसका देना है, ये सारी चीज़ें अभी जो हैं ये पोशीदा है, मख्फी हैं। इनका आने वाले दिनों में लग पता जाएगा। अच्छा, बारातियों का कोई रोल नहीं है बारातियों का? मुझे और आपको ना पहले कभी कुछ मिला है ना अब मिलने जा रहा है। हम तो अवामुन नास में है ना जी, जिन्होंने भुगतना है। इक़्तिदार में जो भी लोग आते हैं अवाम उसकी कीमत चुकाते हैं। हम तो कीमतें चुकाते चुकाते थक भी गए हैं और मज़ीद चुकाते रहेंगे जब तक ये सांसें चल रही हैं। यही हमारी किस्मत है और यही हमारा नसीब लिखा हुआ है। हैविंग सेड दैट, ये जो अंडरस्टैंडिंग हुई है या जो मुआहदा हुआ है या इसको शराकत इक़्तिदार का आप फार्मूला कह लीजिए, क्या ये गारंटी बनेगा एक मुस्तहकम हुकूमत के कायम होने की? इसके ऊपर बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इसलिए कि क्या दोनों पार्टियां जो हैं जिनके दरमियान ये मुआहदा तय हुआ है वो एक दूसरे से सिंसियर हैं? क्या वो चाहती हैं सिद्क दिली से कि ये जो यानी शराकत है ये कामयाब हो और पाकिस्तान को जो चैलेंजेस दरपेश हैं वो हल हो जाए? क्या उन दोनों को ये इजाज़त दी जाएगी कि वो अपने इस मिशन में कामयाब हो जाएं? ये बहुत बहुत बड़े सवालिया निशान हैं। ये सवालिया निशान उस वक्त भी थे जब नून लीग पहली दफ़ा इक़्तिदार में आई थी। PDM नहीं, नून लीग। अच्छा, नून लीग पीछे जा रहा हूँ, बहुत पीछे जा रहा हूँ। 1985 में चले गए ये हम उस जी हम हाँ, ये सवालिया निशान उस वक्त भी थे जब NRO के जरिए पीपल्स पार्टी सिस्टम में दोबारा वापस आई थी। अगर आपको याद हो 2008 से 2013 तक का इक़्तिदार, हाँ जी, जो NRO दिया था जनाब जनरल मुशर्रफ साहब ने, कि सारी बातें हकायक हैं। हर बार, ऑलमोस्ट हर बार 3 मरतबा पीपल्स पार्टी और 3 मरतबा ही नून लीग को आधे रास्ते से फारिग करके घर भेज दिया गया। ये हकायक हैं जिनका हम सामना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा ताकि हम सूरत हाल समझ सकें। हम आज कोशिश ये कर रहे हैं कि हम अपने नाजरीन को भी ये बावर करा सकें कि इब्तिदा तो अच्छी करने की कोशिश की जाती है, लेकिन इंतहा तक पहुँचते पहुँचते रास्ते में से सब कुछ गुम हो जाता है। मुझे आज अहमद फराज बहुत याद आ रहे हैं। वो मैं उनका एक शेर सुनाना चाहता हूँ, लेकिन वो शेर तीनों ही बड़ी पार्टियों के ऊपर सादिक आता है। और शेर है कि मैं आज जद पे अगर हूँ तो खुशगुमान न हो। वाह। मैं आज जद पे अगर हूँ तो खुशगुमान ना हो, चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। अरे वाह। अब चिराग कौन है, हवा कौन है, ये हम अपने नाज़रीन पे छोड़ देते हैं, वो तय करते रहेंगे। एनीवे, हैविंग सेड दैट, देखिए गुजारिश ये है कि जैसा हमने जिक्र किया कि बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। एब्सोल्युटली। कुछ लोग जो हैं वो ज़रा थोड़ा सा जिसको कहें आप सरकास्टिकली कहते हैं कि तो जी बंदर बांट हुई है, तो ए तेरा ए मेरा, ए तेरा ए मेरा, ए तेरा ए मेरा। मगर इसकी बाज़गश्त हम पहले से सुन रहे थे कि इनके बीच यही तय पाएगा कि सेंट्रल चेयरमैन सेनेट किसका होगा, नेशनल असेंबली का स्पीकर किसका होगा, गवर्नर किसके होंगे, सदर कौन बनेगा, वज़ीर आज़म। एंड वही हुआ है। लेकिन डार्लिंग अभी भी नाराज़ है। ठीक है,
एमक्यूएम अभी भी रफड़ डाल रही है। देखिए एमक्यूएम पर आते हैं, पहले हम दो बड़े घुर्गों से तो निपट पहले लेंगे, उनकी फिर बात तो उसके कर ले, बाद। दूल्हा दुल्हन की तो बात हो जाए। पहली बात यह है कि इसमें इब्तिदा में ही जो पंगा नजर आ रहा है वो ये है कि आपने अहम आईनी ओहदे तो ले लिए, पीपल्स पार्टी ने, ठीक है, जिसमें चेयरमैन सेनेट है, जिसमें सदारत का ओहदा है, और इसके अलावा इसमें दो बलूचिस्तान की गवर्नरियां- हुकूमत दो है, दो गवर्नरियां गवर्नर्स हैं, हैं, पंजाब के एक गवर्नर डिप्टी है। स्पीकर है, जी एक- जी, तो उसकी तफसील मेरे ख्याल से अब तक सारे लोग सबको जान पता चुके चल हैं, गया, हाँ जी। इसलिए मजीद तफसील में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप कहते हैं कि हम वजारत नहीं लेंगे, what does that mean? What kind of an understanding is this? When you talk of हुकूमत, क्योंकि हम सुन रहे थे हुकूमत साजी हो रही है, हुकूमत साजी का मतलब पिक एंड चूज नहीं होता, या आप एक हुकूमत का हिस्सा हैं या आप हिस्सा नहीं हैं, ठीक है। तो इस बात की वजाहत मेरे ख्याल से दोनों ही पार्टियों को करनी पड़ेगी कि ये जो इक़्तिदार शराकत इक़्तिदार का फार्मूला आपने तय किया है, इसके वो क्या कहते हैं, यानी डूज एंड डोंट्स, और इसके जो तबाहकारियाँ से बचने का तरीका कार है, क्या उसके ऊपर आपने सैर हासिल गुफ्तगू कर ली है? मेरी अंडरस्टैंडिंग है नहीं। इस वक्त तो सिर्फ पीटीआई को औकात में करने के लिए दोनों पार्टियों ने आपस में हाथ जोड़ लिए हैं और उनको इक़्तिदार से बाहर रखने की कामयाब कोशिश की है। अच्छा, इसमें नुकसान पता है मौलाना फजल रहमान का भी हुआ है। देखिए वहाँ फजल रहमान साहब जो है, उन्होंने पहली दफ़ा गालिबन मेरे ख्याल से गलत फैसला किया है। अच्छा, वो ना हमेशा उस साइड, देखें बहुत दो हमारे यहाँ ऐसी कई कुव्वतें हैं जिनकी टाइमिंग बड़ी ठीक होती है, यानी वो गलत फैसले नहीं करते। एमक्यूएम उसकी बहुत बड़ी मिसाल है, जो हर हुकूमत के साथ रहे हैं, हर हुकूमत से लड़े हैं, हाँ। और हर आने वाली हुकूमत ने फिर अपना हिस्सा बना बनाने लिया। को तैयार है। मौलाना साहब का भी शुमार उन्हीं में होता था, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने शायद गलत शॉट खेली है और बाउंड्री लाइन पर पकड़े गए हैं, कैच आउट हो गए। ठीक है जी। कैसे? मौलाना एक दीनी आलम है, कोई दो राय नहीं उसके बारे में। एक उनकी रवायत है, उनकी फैमिली की रवायत है, उनकी जमायत बहुत बड़ी, आज से नहीं, प्री पार्टीशन से। उनके फादर इज अ रिनाउंड मैन। जी जी जी, उलमाए हिंद जो है वो एक बहुत बड़ी तंजीम थी। मौलाना मुफ्ती महमूद साहब एक बड़ी लेजेंड है हमारी सियासत में भी, हमारे दीन के एतबार से भी। लेकिन उन्होंने जो फैसला किया है वो उनके तमाम तर बयानात, तमाम तर बयानियों और तमाम तर पॉलिसियों की नफ़ी है। कैसे? आप एक ऐसे शख्स को रिसीव कर रहे हैं अपने घर पे, उनके डेलीगेशन को, जिसको आप ये कहते रहे कि ये यहूदी एजेंट है। हाँ जी, पीटीआई यहूदियों के एजेंडे पे काम कर रही है, इस्लाम की दुश्मन है, और पता नहीं क्या क्या। मैं इस वक्त वो पूरे, अगर आपको बताना शुरू करूं मौलाना ने हमें क्या क्या बताया इनके बारे में, तो पूरे प्रोग्राम का वक्त गुजर जाएगा। लेकिन फिर ये भी है ना कि सियासत में दरमियानी राह होनी चाहिए, टेबल टॉक आनी चाहिए, है मुज़ाकरात होने चाहिए। मगर हम ये भी तो बात कर लें ना, उन्होंने यूँ क्यों किया? हाँ, उन्होंने इसलिए नहीं किया कि उनको नून लीग ने धोखा दिया है, उनको पीपल्स पार्टी ने धोखा दिया, बिल्कुल नहीं। उनका ख्याल ये था कि हुकूमत आज़ादों की, यानी पीटीआई की बन रही है, और वो इक़्तिदार से बाहर रहना नहीं चाहते। ये कमेंट करते हुए मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है, इसलिए कि पीपल्स पार्टी और पीडीएम के साथ मौलाना का एक बड़ा गहरा रिश्ता था। उन्होंने इमरान खान के खिलाफ पीडीएम बनाई, अगर आपको याद हो। जी जी, उसकी सदारत की है, उसकी सदारत की, और ये कहा कि इनको इक़्तिदार से बाहर किए बगैर कोई चारा नहीं है। जब ये तय किया गया कि नहीं जी अंदर पार्लियामेंट के रह के इनको निकालने की कोशिश करते हैं, उसकी मुखालफत की मौलाना ने। जी, उनका नहीं, इनको तो निकालना ही पड़ेगा। धरने भी दिए और बहुत कुछ किया। वो सब कुछ मौलाना कैसे भूल गए इस बार मौलाना के हाथ कुछ नहीं, और कैसे वो ये समझते हैं कि लोग इतने बेवकूफ़ हैं कि उनको कुछ याद नहीं रहेगा, मैं जो भी करूंगा वो ठीक है। अच्छा, लोग तो ये भी नहीं भूलेंगे कि ये इलेक्शन कैंपेन में दोनों बड़ी जमातें एक दूसरे के खिलाफ बयान कर रही थी और अब इकट्ठे हुकूमत फिर चला रही है। लोग ये भी देखिए, जो है ना पार्टियों के बीच इस किस्म की मुफाहमत करना, जब आपके पास वोट बैंक हो, आपके पास नंबर इतने हों कि आप बारगेन कर पाएं, वो पॉलिटिकल बारगेन एक और चीज़ है। अपने बयानिए से हटना वो और चीज़ है। उनका बयानिया ये था कि ये ABCD जो है ये यहूदी एजेंट है, और क्या क्या हाउस ऑफ गोल्डस्मिथ और पता नहीं क्या क्या उन्होंने कहा हुआ है। तो वो कैसे उन्होंने कड़ा दिल करके ये फैसला किया है। अब इसकी कीमत अगर उनको चुकानी पड़ेगी तो ये तो है नहीं, लेकिन ये मैं आपको वसूख से कह सकता हूँ कि जिस तरह हमें पीपल्स पार्टी और नून लीग के इस
फार्मूले पर रिजर्वेशंस हैं, मुझे उससे ज़्यादा सीरियस रिजर्वेशंस हैं कि JUI और PTI किस हद तक साथ चलेंगे। वो जूतियों में दाल बटनी, जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि लोग इसकी मिसालें दिया करेंगे कि देखें क्या हो रहा है। क्या इत्तेहाद हो ठीक रहा है जी, बिल्कुल ठीक है। लेकिन स्टिल हुकूमत साजी की जो आप बात कर रहे थे ना कि बंदर बांट है कि ये तुम रख लो, ये तुम रख लो, ये तुम रख लो, आप इतने दिनों से ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी एट द एंड इवेंचुअली कैबिनेट में आएगी, लेकिन वो कह रहे हैं हम कैबिनेट में नहीं आएंगे। करेक्ट। मैंने उस वक्त जब ये कह रहे थे कि इन दोनों का इश्तराक नहीं होगा, उस वक्त भी मैं ये कहता रहा कि नहीं, ये अल्टीमेटली दोनों इकट्ठे होंगे और हुकूमत साजी का में हिस्सा लेंगे, कहता था मैं। हाँ जी। जबकि कोई मानने के लिए तैयार नहीं था। Right. इसी तरह मैं फिर कह रहा हूँ, जल्द या बदेर अब बहस इस बात पर है कि वो फौरी तौर पर हिस्सा बन जाएंगे या 2-1 साल गुजारने के बाद। 2 साल इंतजार करने की ना सकत है, ना आदत है, ना रवायत है। क्या बात है। ठीक है जी, ठीक। जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। देखिए, 2 और अहम बातें जो करनी बहुत ज़रूरी हैं वो ये है कि क्या ये इश्तराक PDM वाला इश्तराक होने जा रहा है जो 16 महीने में इकट्ठे इक़्तिदार के मजे लेके एक साथ चल के एक दूसरे की तारीफों में ऐसे ऐसे कलाबे मिला के, क्या बात है कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। उनको अपने नाना भूल गए, उनको अपनी माँ भूल गई, उनका ऐसा प्राइम मिनिस्टर तो कभी पाकिस्तान में आया ही नहीं है। याद जी है जी आपको? जी, मरियम और बिलावल के साथ साथ तकरीरें याद हैं। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि काश ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब सिंध की तरफ आ जाएं तो हमारे भी मसाइल हल हो जाएंगे, वगैरह वगैरह। ये याद दहानी इसलिए कराई जा रही है कि लोग अपने साबिक़ा बयानात भूलने के आदी हैं, लेकिन वो हमारा काम क्या आप है? याद करवाने के लिए हमारा काम ही है याद कि करवा रहे हैं याद आप। कराते रहें कि आपने क्या बिल्कुल कहा था। ठीक हो गया। एक बात भाई है। साहब ब्रेक पे जाना है। अब एक जुमला आखिरी जी। और करूँ मैं। अब तय ये होना बाकी है कि क्या ये PDM 2 होने जा रही है, उसी Right. तरह का डिजास्टर होने जा रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान उस PDM के 16 महीने का अगर किसी को हुआ है तो वो है नून लीग। बिल्कुल क्या ठीक। नून लीग अपना कबाड़ा फिर करने जा रहा है? सबसे पहले तो प्रोग्राम शुरू होने से पहले मरियम नवाज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी और अपना उन्होंने विजन बताया कि वो पंजाब में क्या तब्दीलियां करने जा रही हैं। इस पर बात करेंगे। फैसल वावदा जो कि कहते नजर आ रहे हैं कि ये नून लीग का आखिरी दौर इक़्तिदार है, इसके बाद उन्हें दोबारा वापस जगह नहीं मिलने वाली, उसके बाद पीपल्स पार्टी भी उड़ने वाली है और फिर PTI भी खत्म हो जाएगी इवेंचुअली। और इसके अलावा उन्होंने बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स दी हैं। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हेयरिंग्स हुई हैं, जो 8 फरवरी वाले इंतखाबात थे उसको कलअदम करार देने के लिए जो दरख्वास्त दायर की थी वो मौसूफ चले गए हैं मुल्क से बाहर बहरीन। अब चीफ जस्टिस उन पर बरहम नजर आ रहे हैं और 5 लाख का जुर्माना भी उन्हें कर दिया है। बुखारी साहब, सबसे पहले तो ये जो हुकूमत साजी हम कर रहे थे उसको वाइंड अप करते हुए मैं चाहूंगी कि आप मरियम को भी समराइज करें बीच में कि एक तरफ तो यहाँ पर पंजाब में जो कि सबसे बड़ा सूबा है और ऑलमोस्ट वफाक और पंजाब साथ साथ ही चलते हैं, यहाँ पर गवर्नर होगा पीपल्स पार्टी का और जो कैबिनेट होगी वो सारी होगी नून लीग की और उसके साथ काफ लीग को सीट एडजस्ट की जाएगी। मरियम नवाज जो कि इससे पहले कोई ओहदा नहीं रखती हैं, फर्स्ट टाइम आ रही हैं एज अ CM, किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि सारा डिपेंड करेगा कि वो अपनी टीम कैसे चुनती हैं। उनकी टीम जो है वो कितनी कॉम्पिटेंट है और कितनी उनकी मदद करती है अपने विजन को अप्लाई इम्प्लीमेंट करने के लिए। राइट। सिर्फ नारे मारने से तो कुछ नहीं होता है ना। वो तो वादे जो हैं किसने नहीं किए थे। हर आदमी इलेक्शन जीतता है बहुत बड़े बड़े वादों पे, लेकिन उस पर अमल दरामद कराने के मामले में जो है वो परफॉर्मेंस जो है वो हमेशा वेरी करती है। तो ये अच्छी बात है। और पहली बात ये कि अभी तो वो बनी नहीं है CM, अभी तो उन्होंने सिर्फ पार्लिमानी पार्टी से खिताब में अपनी ख्वाहिश का इजहार किया है। जब वो आएंगी, चीफ मिनिस्टर बनेगी, तो उन्हें पता लगेगा क्या शॉर्टकमिंग्स है। आपने उनका वो सुना है, वो उनको पता है। अभी तो उन्होंने जिस तरह से खिताब किया ना, द वे शी वाज एड्रेसिंग, वो अपने आप को CM पंजाब समझती नहीं, हैं। वो है, समझते हैं की बात नहीं है। वो नंबर गेम पे अगर आप जाएं तो वो CM है। मैंने मियां तो असलम आपको इकबाल की छुट्टी हो चुकी। मोतरज़ा जुमला अर्ज किया था कि वो अभी बनी नहीं है। जब आदमी इक़्तिदार में आता है ना, जब वो सीट पे बैठता है, फिर उसको पता चलता है कि क्या शॉर्टकमिंग्स हैं, क्या डूज हैं, क्या डोंट्स हैं। क्योंकि तजर्बा नहीं है तो 2 चीज़ें उनको मदद करेंगी। एक ये कि वो कितनी मेहनत करती हैं, दूसरा है कि उनके पास टीम कैसी है, क्या वो टीम डिलीवर कर सकती है कि नहीं। राइट। वही विश हर वेल, कोई 2 राय इसके बारे में नहीं है। इट्स ए चेंज इन पंजाब। फॉर द फर्स्ट टाइम शी इज़ गोइंग टू बी ए वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। और एक अच्छी रवायत को वो छोड़ती हैं अपने पीछे, एक अच्छी रवायत कायम करती हैं। ये सारा दारोमदार
उनके विजन पर और उनकी टीम और आई थिंक नून लीग की बका का भी दारोमदार इस पर नहीं है। एब्सोल्युटली काफ़ी इसलिए कि पंजाब को उनका गढ़ समझा जाता है, तो उनको यहाँ डिलीवरी भी बेहतर करनी होगी और दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर करनी होगी। लेकिन गवर्नर इससे पहले सलमान गवर्नर जो है ना वो खोसा साहब थे, वो बड़े सख्त किस्म के थे। रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट में गवर्नर का कोई रोल नहीं होता। हाँ। वो ये तो कर सकता है कि असेंबली का इजलास ना बुलाए 4 दिन। हाँ, वो तंग ये कर तो सकता है। हाँ, मतलब तंग गवर्नमेंट रनिंग में नहीं कर सकता। राइट। वैसे परेशानियां तो आपने देखा है, तहसीर साहब ने शहबाज शरीफ को बहुत तंग किया था, तो इसलिए वो तो छोड़े आप। राइट। अभी उसका शायद वक्त नहीं है। राइट। फैजल वावदा साहब की गुफ्तगू की तरफ आए, फैजल वावदा साहब की तरफ गुफ्तगू प्रिसाइसली तो आपने बता दी है जी। मैं जो उसमें ऐड करना चाहता हूँ ये कि वी शुड नॉट थ्रो अवे व्हाट ही सेज। उसने आज से कई महीने पहले ये कहा था कि जो इंतखाब हो रहे हैं इसके नतीजे में अक्सरियत जो है वो आज़ाद उम्मीदवारों की जीतेगी, और वही हुआ। उस पर कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि पीटीआई अपने पार्टी के फ्लैग के नीचे और पार्टी के सिंबल के नीचे इलेक्शन नहीं लड़ेगी। कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था कि जो सुन्नी इत्तेहाद है वो अचानक इतनी इंपॉर्टेंट हो जाएगी कि सारी पीटीआई उसमें शामिल हो जाएगी। यस। एज ऑफ टुडे पार्लियामेंट के अंदर उनके जो लोग हैं वो अब पीटीआई के लोग नहीं हैं, वो सुन्नी इत्तेहाद के हैं। हाँ, उन्हीं के हैविंग सेड दैट, वाडा साहब को मैंने जैसे कहा वो डरा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि 3 फेजेस में इन तीनों बड़ी पार्टियों ने फारग हो जाना है। हाँ, 3 फेजेस हैं। फेज 1 में वो समझते हैं कि नून लीग जाएगी, क्योंकि उसने वो कहते हैं ना जलती पकती कढ़ाई में सर दे दिया है। हाँ। दूसरे फेज में उनका ख्याल है कि पीपल्स पार्टी जो है वो दैट विल फॉलो सूट, और तीसरे फेज में वो पीटीआई जो है वो फारग हो जाएगी। आपको जब मैंने शेर सुनाया था तो आपने तवज्जो नहीं दी थी, एक दफा फिर दीजिए जी। मैं आज जद पे अगर हूँ तो खुशगुमान न हो, ठीक, चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की। अब हवाओं का रुख क्यों हमारे प्रोग्राम की तरफ मोड़ रहे हैं, समझ आ गई है सबको। हाँ नहीं, मेरे ख्याल से आ जानी चाहिए। यहाँ इस वक्त मौका था कि फैसल वाडा बस हवाओं के रुख को हम मोड़ते हैं। हम बात करते हैं ऑपोजिशन में बैठी है अगर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, सो दे आर गोइंग टू बी अ वेरी, वैसे तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की ऑपोजिशन ही होगी। दे हैव नो एक्सपीरियंस ऑफ सिटिंग इन द ऑपोजिशन। जब उनके खिलाफ अदम एतमाद आई थी 155 अरकान असेंबली उनके साथ थे। Did PTI sit in the parliament? No, absolutely not. क्या किया? Agitation. अब आपका ख्याल ये है कि with the Mahatma Khan being there, directing and instructing from the jail, they will sit in peace. आप सीरीज शुरू हो गई ना। तो यही तो बात है कि फिर मरियम नवाज और उधर शहबाज शरीफ बहुत मसला होगा इनके लिए। मसला तो हमने कह दिया ना कि इनके लिए है। चैलेंजेस आर ऑफ मल्टीपल काइंड्स। ओके। जो तो हुकूमत को चैलेंजेस है वो तो इकोनॉमी है, वो तो इंटरनेशनल अरीना में अपना इमेज जो है उसको बहाल करना है, वो जो दोस्त ममालिक नाराज थे उनको फिर एक पेज पे लाना है, ये चैलेंज तो है हुकूमत के। हाँ। लेकिन यहाँ पर जो रियलिटीज हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके साथ क्या इक्वेशन बनानी है, राइट। जो अपोजिशन है उसको कैसे डील करना है। आपने इकोनॉमी की बात की तो मुझे याद आ गया, हमारे इससे फिर समधी साहब ही आ रहे हैं। पहले तो ये था कि उन्हें शायद सेनेट में भेज देंगे, लेकिन सेनेट में तो चले गए पीपल्स पार्टी वाले, तो अब ये क्या वजारत खजाना ही संभाल रहे हैं? कौन? समधी साहब, नवाज शरीफ के। देखिए इसके ऊपर भी बहुत सवालिया निशान मौजूद हैं। पहले से जो इक़्तिदार में शामिल हुई है जमात, उसकी बड़ी रिजर्वेशन है इसके हवाले से। जो बाहर क्रिटिक्स बैठे हैं, चाहे वो शायद खाकान अब्बासी हैं, चाहे वो मिफ्ता इस्माइल हैं, वो भी इसके ऊपर एतराज़ करते रहे। हालांकि मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि सारे एतराज़ात बेमानी और बिला वजह हैं। Why? क्योंकि जब हुकूमत छोड़ी थी पीटीआई ने तो डिफ़ॉल्ट हो चुका था। ये मैं नहीं कह रहा, ये उनके वज़ीर ख़जाना ने कहा था, शौकत तरीन ने। ये उनके जो वो सेक्रेटरी थे शबर जैदी साहब, उन्होंने कहा था, याद है ना आपको ये कि ये तो डिफ़ॉल्ट हो चुका जी। बुरी हालत उसमें मिली थी हुकूमत उसको, फिर उसको सीधा करना। नहीं, वो मिफ्ता इस्माइल को मिली थी ना, मिफ्ता आए थे, मिफ्ता के बाद इसाक डार आए। मतलब जिस नहज पर छोड़ा था उस वक्त इसको संभालना आसान काम नहीं था। वो मिफ्ता साहब ने संभाला था। यू देखना, ये तो अब ऑब्जेक्टिव हो ना, साइन किसने किया था? हाँ बिल्कुल ठीक है। ठीक है, जब जाके मुज़ाकरात का दौर सही शुरू हुआ था, इट वाज इसाक डार साहब। तो वो बहरहाल, लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि जी नवाज शरीफ साहब क्या चाहेंगे, शहबाज शरीफ साहब क्या चाहेंगे, उसमें तसाद हो सकता है। अच्छा, एक बात आपने इतना अच्छा, आई जस्ट मिस दिस पॉइंट, व्हाई नवाज शरीफ वाज नॉट देयर प्रेस कॉन्फ्रेंस में?
एक विक्ट्री स्पीच की 9 फरवरी को, उसके बाद खत्म। देखिए इसमें वो लोग बैठे थे जो ऑफिस बेरर बनने जा रहे हैं, और अगर वो फिर कह दे कि मैं 16 माह की हुकूमत की तरह इस हुकूमत का भी हिस्सा नहीं बनता, नहीं, मेरे पूछ के देखिए, नहीं बनी। ये इसलिए मुमकिन नहीं है कि नून लीग का कोई भी शख्स, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ है, चाहे वो उनकी बेटी चीफ मिनिस्टर पंजाब है, चाहे वो फाइनेंस मिनिस्टर है, चाहे जो भी है, किसी में मजाल नहीं है ये कहने की कि हम यानी ओबे नहीं करेंगे जो भी हमें नवाज शरीफ साहब कहेंगे। लेकिन नवाज शरीफ ने खुद कह दिया ना कि मैं पीडीएम के और ये जो हुकूमत चली है 16 माह की गवर्नमेंट में ऑन नहीं करता। अब भी अगर वो कह दे, देखिए मैंने तो ये बयान उनका नहीं पढ़ा है कि उन्होंने डिसोन कर दिया उसको। कि उन्होंने किया, चलिए अच्छा, उन्होंने वो डिसोन कर दिया तो फिर अब बयान देना, फिर मनी में काहे के लिए बैठ गए हैं? 6 महीने या 10 महीने साल के बाद जो बयान देंगे उसका फायदा बताएं मुझे। विजनरी लीडर तो ये कहता है ना, उनको कहना चाहिए कि ये नहीं चलने वाली। हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं, वो नहीं चलने वाली, तो भेजा काहे के लिए भाई को वहां? हाँ, तो फिर वो खुद बैठेंगे पार्लियामेंट में, देखिए असेंबली में आएंगे, वो नहीं बैठेंगे पार्लियामेंट में। क्यों बैठेंगे वो? अच्छा, एज एमएनए मेरा ख्याल नहीं है कि वो बैठेंगे, इसलिए कि उनकी जो विक्ट्री है वो कंट्रोवर्शियल है, उसके ऊपर भी फैसला होना बाकी है कि ये फाइनल है या नहीं है। उस वक्त तक वो नहीं आएंगे जब तक ये फैसला नहीं हो जाए। फेयर इनफ। क्विकली मैं चाहूंगी कि सुप्रीम कोर्ट में जो 2 केसेस की समाअत हुई है, पहले तो वो कर ले कि जजेस पर अब इंक्वायरी हो सकती है, इवन दो के वो रिजाइन कर भी चुके हैं, इस पर सुप्रीम जुडिशल का इख्तियार है। देखिए पहली बात तो ये है कि वो जो कमिश्नर लियाकत चट्टा साहब ने जो अंधेर मचाया था, बड़ा याद पहले तो आते हैं आपको, उसकी बात कर ली जाए। याद आते हैं आपको। उसके ऊपर जनाब जो तहकीकाती कमेटी बनी थी, हाँ जी, वो आज अपनी रिपोर्ट ना सिर्फ मुकम्मल कर लेगी बल्कि आज उसको जमा भी करा देगी जी। और ये बात भी वजनी है कि आप इल्जाम लगा के फिर बच के फरार हासिल नहीं कर सकते। ये आपको जवाब देना पड़ेगा। अब आज जनाब 2 वो अहम केसेस जिसकी तरफ सुप्रीम कोर्ट आपने इशारा किया। पहला तो था कि जो जस्टिसेस हैं वो अगर उनके खिलाफ इंक्वायरी शुरू हो जाए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में तो उनके इस्तीफे के साथ वो ख़त्म नहीं होगी जी। ये एक फैसला किया गया था जी आफिया शहर बानो के केस में आर्टिकल 209 के तहत की कार्रवाई के तहत कि नहीं हो सकती जी। वो सुप्रीम कोर्ट ने 4-1 से फर्क कर दिया जी, उन्होंने कहा कि जनाब ये कहीं नहीं लिखा हुआ, ना आइंदा ये होगा कि अगर आपके खिलाफ प्रोसीडिंग शुरू हो गई है तो आपने इस्तीफा दे दिया तो आपकी जान बच गई। जस्टिस हसन अली रिजवी ने बस भाई के 2 जजेस जो हैं, एक मजार नकवी साहब और दूसरे एजाजुल हसन साहब, अब उनके लिए फरार का रास्ता खत्म हो गया। यस। उनको अपनी हरकत का, अपनी करतूतों का, अपने फैसलों का दिफा करना पड़ेगा। उनको आके यानी उसकी एक्सप्लेनेशन देनी और वो जनाब जिन्होंने 8 फरवरी की दरख्वास्त दी और खुद कोर्ट मार्शल हुआ उनका। अब आप देखिए बात ये है कि ये आज सही कहा चीफ जस्टिस साहब ने कि इन्होंने अदालत को मजाक बनाया हुआ है। एक साहब है जो एक दरख्वास्त देते हैं कि जी इलेक्शन धांधली ज़्यादा है, इसको कल करार दिया जाए जी। जब पता लगाया जाता है तो पता चलता है मसूफ एक साबका ब्रिगेडियर हैं जी, और वो ब्रिगेडियर कहलाने के मुस्तहिक नहीं है क्योंकि उनका कोर्ट मार्शल हुआ था। उनको 5 साल की सजा हुई थी मुल्क से गद्दारी की 2012 में। ठीक है, आप मुझे ये बताइए कि एक ऐसा शख्स दरखास्त दे के कैसे भाग सकता है? चला गया ना, फिर बहरीन चले गए। लेकिन जो फैसला हुआ है 5 लाख रुपए उनको जुर्माना हो गया है। और दूसरा ये कि वो जब आएंगे यहाँ तो प्रोसीडिंग उनके खिलाफ होवे ही होवे, कार्रवाई तो वो तो इसलिए मेरा ख्याल ये है कि वो बड़े हाई स्टेक्स छोड़ के गए हैं। फेयर इनफ, बिल्कुल ठीक हो गया। 1 वे टिकट लेके गए हैं, अब क्या वो बाहर ही बैठेंगे ये देखना जो है ये बाकी है। वापस आएंगे तो पता चल जाएगा, लेकिन ये ना वो भी आके बीमार हो जाए। तो हमारी जेलों में जरूर आता है, बीमार हो जाता है। तो गजा की सूरत हाल पर हम रोज़ाना ही बात करते हैं, लेकिन अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है वो है जो सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हुआ है, उसमें अमेरिका ने 3rd टाइम जो करारदाद थी उसकी दरख्वास्त को वीटो कर दिया है, लेकिन इंग्लैंड उसमें गैर हाजिर रहा है। बुखारी साहब, कब तक ये मामला, और इसी तरह हम खामोश तमाशाई हैं और बाकी वेस्ट इस पर खेल रहा है? आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हम तो इसका जिक्र करते ही रहते हैं, बेपनाह प्रोग्रामों में मैंने और आपने इस पर बात की है, मगर अफसोसनाक बात यह है कि इस्लामिक लीडरशिप जो मुस्लिम लीडरशिप है उनकी प्रायोरिटीज़ में हमास या गज़ा कहीं दिखाई देता नहीं है। जहाँ तक बाइडन के इस करारदाद को वीटो करवाने का ताल्लुक है ना जी, बाइडन बेसिकली खुद एक ज़ायनिस्ट है। ये मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, उनके 2 बयानात आपके सामने रखता हूँ। आई एम ए ज़ायनिस्ट, दिस इज व्हाट ही सेज, कोट एंड कोट। यू डोंट हैव टू बी अ ज्यू टू बी अ ज़ायनिस्ट, कोट एंड कोट बाइडन। फिर आप क्या तवक्को रखेंगे उनसे? जिल्लत की ये मंजिल जो है, ये मेरा नहीं ख्याल कि तारीख में किसी और ने इख्तियार की होगी जिस मंजिल पे आज जो बाइडन साहब जो हैं वो विराजमान है। इसीलिए आपने देखा कि हमास ने पूरा मलबा इस जंग का जो है वो जो बाइडन पे डाल दिया है, अमेरिका पे। और ये अमेरिका जो बाइडन दे होल्डिंग जो बाइडन रिस्पॉन्सिबल, उन्होंने कहा कि जनाब ये
सदर जो बाइडेन जो है इसके जिम्मेदार है। देखिए, करारदादों का वीटो हो जाना जो है ये तो एक प्रोसीजरल मैटर है, राइट, लेकिन ये आप देखिए कि 15 अरकान में से 13 ने इसके हक में वोट दिया। यस, बरतानिया गैर हाजिर रहा, लिहाजा एक बेगैरत बेहया अमेरिका है जिसने इसको वीटो किया है। पूरी वर्ल्ड की जो ओपिनियन है उसको सबअटैच करने का ये सेरा जो है ये अमेरिका के साथ इसलिए है कि ये इसराइल जो है इसको बजा तौर पे कहा गया कि ये अमेरिका की नाजायज औलाद है, ठीक है जी, और इसको ला के एक नासूर के तौर पे अरबिस्तान में छोड़ा गया था, जो एक किराएदार के तौर पे आया था और मालिक बन के बैठ गया। ये तो हो गया एक बात। तो दूसरी बात यह है कि फिर मुझे इस बात की भी खुशी है, मैंने और आपने इसकी मिलकर बहुत तारीफ की है कि जनूबी अफ्रीका जो है वो इस मामले को लेके यूनाइटेड नेशन की जो आलमी अदालत है उसमें बैठा हुआ है, और जिस शदोमत के साथ वो इस मसले को वहाँ डिस्कस कर रहे हैं, मैं कॉम्प्लीमेंट भी पे करता हूँ, मैं खराज अकीदत भी पेश करता हूँ उनको कि एक नॉन मुस्लिम मुल्क होने के बावजूद, और दूसरा उसके बाद तज़किरा आएगा ब्राज़ीलियन सदर का, कल भी हमने डिस्कस किया, हमने कहा और अपने नाज़रीन प्रिंस विलियम ने भी स्टेटमेंट दिया आज। ये आज प्रिंस विलियम, इसलिए कि आप देखिए उनके मुल्क में क्या हो रहा है, इंग्लैंड में हर हर शहर में इतने बड़े मुजाहरे तो पिछले 50 साल में नहीं हुए जितने उनके मुल्क में हो रहे हैं। तो दे रियलाइज्ड कि ये बात अब हाथ से निकल रही है। आपने देखा हिलरी क्लिंटन के साथ क्या हुआ, डूब मरना चाहिए। इस हिलरी क्लिंटन का मैंने एक वाकया पहले सुना था, फिर रिपीट करता हूँ उसको। ये इसराइल के दौरे पे गई जब जेनोसाइड किया था इन्होंने पहली दफा गजा में, उसके बाद एयरपोर्ट पे रिसीव करने गए नेतन्याहू, और उन्होंने वहां उसको क्या कहा जो पूरी दुनिया ने सुना। उसने कहा अगर तो आप जो हम कत्लेआम कर रहे हैं फलस्तीनियों का उसके लिए आई हैं तो यहीं से वापस चलिए। राइट, ये जवाब था। उस वक्त वो फॉरेन मिनिस्टर थी। डूब मरना चाहिए। आज वो वहां पर एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रही थी, तो जो वहाँ लोगों ने उसके साथ की है वो मैंने और आपने बैठ के इकट्ठे देखी थी। जी बिल्कुल। तो ये जो कहते हैं ना, इसको आप कब तक, इस जुल्म को, इस खूनरेजी को आप कब तक छुपाएंगे? मुस्कुरा रही थी खड़े हुए। ये आपके गले पड़ेगी। ये तो मैंने जिम्मेदारी से कहा है कि एवरी अमेरिकन, एवरी ज्यू एंड ऑल देयर सपोर्टर कंट्रीज हैव टू पे द प्राइस of this bloodshed that they have done, this genocide that they have done, this apartheid policies that they have done. Their generation will pay the price. I'm telling you this. ये फ़लस्तीन, ये सिर्फ गजा में नहीं बसते हैं, ये फ़लस्तीनी पूरी दुनिया के हर कोने में बसते हैं। बिल्कुल। माँ बच्चे पैदा करती है सिर्फ इसलिए कि आप फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए लड़ें। आपने देखा छोटे छोटे बच्चों का कितना वक्त हो गया है, 70,000 के करीब बच्चे और औरतें जख्मी हैं, 29,800 के करीब हलाकतें हो चुकी है। आपने एक आवाज सुनी फलस्तीन से ये आई हो कि ये हमास क्या कर रही है, ये हमारे साथ क्या जुल्म करवा रही है, हमें क्यों इस तरह किया जा रहा है? लेकिन वो यरगमालियों पे वो एवरी इंडिविजुअल, एवरी लिटिल चाइल्ड इज पार्ट ऑफ दिस वॉर। और ये जो कहते हैं आज़ादी की जंगें जब शुरू हो जाती हैं तो अपना हदफ हासिल किए बगैर कभी डाई डाउन नहीं होती। तारीख इसकी कश्मीर हमारे पास सबसे बड़ी एग्जाम्पल है, तारीख इसकी गवाह है, बेपनाह मिसालें इसके हवाले से दी जा सकती हैं। ये तो हम हमास की बात कर रहे हैं जो नेतन्याहू के अपने हैं, वो कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता कि हम उनकी शर्तें मान लें, हम पर प्रेशर है यरगमालियों के हवाले से, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम यरगमालियों के लिए इनकी बात मान लेंगे। उनको अपने लोगों की परवाह नहीं। हमास ने भी दो टोक अल्फाज में बता दिया है कि के लिए हम भी आपकी डिक्टेशन लेने के लिए तैयार नहीं है। हाँ बिल्कुल, वो अपने लोगों की परवाह नहीं है उन्हें। सबसे बड़ी बात तो ये तो फिर खुद वहाँ के इजराइल के लोगों को सोचना चाहिए। थैंक यू सो मच बुखारी साहब। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। आपसे अब कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।